देखिए एंजाइम कैटालिसिस में पहली बात तो हमको ये जानना है कि एंजाइम्स क्या है। तो इसमें दो तीन बातें ध्यान में रखना है कि एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पहली बात तो ये सिंपल और कंपाउंड नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड है। नाइट्रोजिनस का मतलब इसमें नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन भी इसमें होता है, तो नाइट्रोजिनस कंपाउंड है। और तीसरी बात ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो हमको कुल मिला के ये कहना है कि एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब दूसरी बात ध्यान में रखना है कि ये मिलते कहाँ हैं। तो दे आर प्रोड्यूस्ड इन लिविंग सेल्स। ये लिविंग सेल में पाए जाती है। अब लिविंग सेल में पाए जाने का मतलब कि लिविंग सेल में कहाँ पाए जाते हैं। तो लिविंग सेल में ये पाए जाते हैं जहाँ 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 लिविंग सेल होती है। अब लिविंग सेल कहाँ होती है, तो प्लांट लिविंग बीइंग्स है और एनिमल्स लिविंग बीइंग्स है। तो प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल्स में भी पाया जाता है। यानी कि एंजाइम प्लांट्स में भी, प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। तो अगर एक लाइन में कहा जाए कि एंजाइम्स क्या है, तो एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड इन लिविंग सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है ना। एनिमल प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाए जाते हैं जो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। अच्छा, अब अगर केमिकली बात करें, जैसे कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिकली बात करें अगर, तो इसमें यह है कि केमिकली एंजाइम्स और ग्लोबुलर प्रोटीन। एंजाइम्स क्या है, एक तरह की ये प्रोटीन है। ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर शेप होता है, जो ग्लोबुलर प्रोटीन है विद हाई मोलर मास। इनका मोलर मास बहुत ज़्यादा होता है। अब बहुत ज़्यादा में लगभग कितना होता है, तो रेंजिंग फ्रॉम 15,000 टू 10 लाख ग्राम पर मोल। 15,000 से लेकर 10 लाख ग्राम पर मोल तक इनका मोलर मास होता है। अब आप समझ लीजिए कि कितने हाई मोलर मास वाले कंपाउंड्स है, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं। केमिकली एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स with high molar mass ranging from 15,000 to 10 lakh ग्राम पर मोल। ठीक है ना। दे आर आल्सो कॉल्ड बायोकैटलिस्ट। इनको हम बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं, एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं, इसलिए एंजाइम्स का दूसरा नाम क्या है, बायोकैटलिस्ट। as they catalyze a large number of chemical reactions that occur in the bodies of plant and animals to maintain their life process। ये बहुत सारी रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। अब वो कौन सी रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, जो एनिमल सेल या प्लांट सेल में पाई जाती है। जो रिएक्शन एनिमल सेल या प्लांट सेल, या आप कह दें कि प्लांट्स या एनिमल्स में जो रिएक्शन पाई जाती हैं लाइफ प्रोसेस को सस्टेन करने के लिए, लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, तो वहाँ पर उन रिएक्शंस में ये जो है बायो कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक है। तो अब अगर हम सीधे इसको रीड करके बताएं कि ये क्या है, एंजाइम्स क्या हैं, तो एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड इन लिविंग सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है। केमिकली एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स विद हाई मोलर मास रेंजिंग फ्रॉम 15,000 टू 10 लाख ग्राम पर मोल। ठीक है। दे आर आल्सो कॉल्ड बायोकैटलिस्ट। इनको बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। एज दे कैटलाइज लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू मेंटेन देयर लाइफ प्रोसेस। ये है एंजाइम्स, एंजाइम कैटलिसिस। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपने नोट कर लिया होगा कि एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं। दूसरी बात, ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं। तीसरी बात, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। चौथी बात, ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं और एनिमल सेल में पाए जाते हैं।
फिर नेक्स्ट जो है इनका हाई मोलर मास होता है। मोलर मास का रेंज क्या होता है? 15,000 से 10 लाख ग्राम पर मोल तक होता है। फिर इनको बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। और ये लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो प्लांट और एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी में पाए जाते हैं। एक बार रेंज रिपीट कर दीजिए। हाँ, एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड इन लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। Chemically, enzymes are globular proteins with high molar mass ranging from 15,000 to 10 lakh gram per mole. They are also called biocatalysts as they catalyze a large number of chemical reactions that occur in the bodies of plants and animals to maintain their life process. ठीक है, अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स, एंजाइम्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको हम शार्ट में नोट करेंगे। ठीक है, तो पहला करेक्टरिस्टिक्स ये है कि एंजाइम form a colloidal solution in water and hence they are very active catalysts. एंजाइम्स जो है पानी के साथ जो है वाटर के साथ मिलकर के एंजाइम्स को अगर वाटर में घोला जाए तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं और इसलिए इनको जो है बहुत ही एक्टिव कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं, वेरी एक्टिव कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो है वाटर में इनको जैसे घोला जाता है या वाटर में एंजाइम्स को डाल दिया जाए तो ये जो है सीधे जो है क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बना लेते हैं। और कैसा सोल्यूशन बना लेते हैं? कोलाइडल सोल्यूशन बना लेते हैं। इसलिए पहला पॉइंट इसमें नोट करने लायक है कि एंजाइम्स फॉर अ कोलाइडल सोल्यूशन इन वाटर and hence they are very active catalysis। ठीक है, दूसरी बात, लाइक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, जैसे कैटलिस्ट इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हमने देखा है। ठीक है, लाइक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट they cannot disturb the final state of equilibrium of a reversible reaction। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों दिशाओं में चलती है। और इक्विलिब्रियम की स्टेट क्या है? इक्विलिब्रियम की स्टेट क्या है? व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का एक ही जो है रेट रहता है तब हम उसको कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। प्रोसेस जो है रिएक्शन हमारी कहाँ है? इक्विलिब्रियम में है। तो जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं, लाइक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की तरह, जैसे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है वैसे ही बिहेवियर ये ऑर्गेनिक कैटलिस्ट यानी कि ये जो एंजाइम्स है ये भी करती हैं। लाइक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट दे कैन नॉट डिस्टर्ब द फाइनल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की फाइनल स्टेट को डिस्टर्ब नहीं करते हैं इन अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। यानी कि अगर रिएक्शन हो रही है और इक्विलिब्रियम की स्टेट में रिएक्शन है तो अगर वहाँ पर एंजाइम्स मौजूद हैं तो उस स्टेट को ये डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तीसरी चीज, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ये नेचर में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, इनका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। अब स्पेसिफिक कहने का मतलब कि वन कैटलिस्ट कैन नॉट कैटलाइज मोर देन वन रिएक्शन। एक कैटलिस्ट जो है एक से ज़्यादा रिएक्शंस को कैटालाइज नहीं कर सकता है। ये जिस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम बना हुआ है, जिस रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट बना हुआ है वो उसी को कैटालाइज करेगा। ठीक है, इसलिए इनको हम कहते हैं दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। इनका नेचर बहुत ही स्पेसिफिक है और वन कैटलिस्ट कैन नॉट कैटालाइज मोर देन वन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट ये है कि दे आर हाईली स्पेसिफिक टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। कहने का मतलब जैसे नेचर में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है वैसे टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, यानी स्पेशल टू टेम्परेचर।
कैसे कि द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ देयर एक्टिविटी इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम जो एंजाइम्स हैं वो 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर में ही ये एक्टिव रहते हैं और काम करते हैं। अगर 35 डिग्री से टेम्परेचर कम है, 40 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा है, तो फिर ये एंजाइम्स वहाँ पर ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। दे आर डीएक्टिवेटेड एट हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर में ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं, यानी वहाँ पर ये एक्टिवेट नहीं होते हैं। इसलिए जैसे स्पेसिफिक टू नेचर है, स्पेसिफिक टू नेचर का मतलब कि एक एंजाइम एक ही रिएक्शन को कैटालाइज करता है, एक से ज़्यादा रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करता है। तो ऐसे एक एंजाइम जो है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही काम करता है, जो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच अगर टेम्परेचर है तो ये काम करता है। अब 35 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस के बीच का मतलब ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल टेम्परेचर। तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर रहा तो उस बीच में ये एंजाइम्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं और काम करते हैं। ठीक है, पांचवी बात क्या है, देयर एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनकी मौजूदगी में, जिनकी प्रेजेंस में ये इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, और उनको हम उन सब्सटेंस को हम कहते हैं कोएंजाइम्स। ठीक है, तो कोएंजाइम्स की प्रेजेंस में एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। कोएंजाइम्स की प्रेजेंस में जो है एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। कोएंजाइम्स की प्रेजेंस में जो है एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, और छठवीं बात क्या है, a small quantity of enzyme catalyst is sufficient for a large change। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, यानी कि जो एंजाइम कैटलिस्ट है उसकी थोड़ी सी मात्रा, ये बहुत जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि एंजाइम की बहुत ज़्यादा मात्रा हो क्वांटिटी। एंजाइम कैटलिस्ट की एक थोड़ी सी मात्रा भी, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट इज सफिशिएंट फॉर अ लार्ज चेंज। एक बहुत बड़े बदलाव के लिए एक थोड़ा सा एंजाइम कैटलिस्ट होने का जरूरत होती है, थोड़ा सा एंजाइम कैटलिस्ट होना आवश्यक है। इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होना जरूरी नहीं है। जो काम थोड़ा सा एंजाइम करता है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम करता है, वो वही काम लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंजाइम भी करेगा। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मात्रा में एंजाइम हो तो ज़्यादा रिएक्शन कैटालाइज होगा, ऐसा नहीं, थोड़ी सी मात्रा ही पर्याप्त होती है। और सेवेंथ पॉइंट ये है कि द एंजाइम एक्टिविटी कैन बी रिड्यूस्ड by the presence of certain compounds known as inhibitors। inhibitors, INHIBITORS, inhibitors। जैसे हमने कहा कि को एंजाइम की मौजूदगी में एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, वैसे इनहिबिटर्स की मौजूदगी में इनहिबिटर्स की मौजूदगी में एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना, तो दो टर्म यहाँ पर हमने पढ़ा, एक तो पढ़ा कोएंजाइम्स और दूसरा पढ़ा इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स की स्पेलिंग INHIBITORS। कोएंजाइम्स की प्रेजेंस में इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। और इनहिबिटर्स की मौजूदगी में एंजाइम्स की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस हो जाने का मतलब कम हो जाती है। The use of many drugs is based on their action as enzyme inhibitors in the body। बहुत सारी जो ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं उनका जो एक्शन है तो बॉडी में ऑन देयर एक्शन एज एंजाइम इनहिबिटर्स इन द बॉडी, वो एंजाइम इनहिबिटर्स की तरह काम करते हैं। बहुत सारी ड्रग्स जो हम लेते हैं वो एंजाइम इनहिबिटर्स की तरह हमारे बॉडी में काम करते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को जो है डिसबैलेंस कर देते हैं, एंजाइम्स की एक्टिविटी को जो है रिड्यूस कर देते हैं। तो इस तरह से हमने इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा। कौन कौन सी, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। पहला, एंजाइम्स फॉर्म अ कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर एंड हेंस दे आर वेरी एक्टिव कैटलिस्ट्स। दूसरा, लाइक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट they cannot disturb the final state of equilibrium of a
reversible reaction. तीसरा, they are highly specific in nature, that is, one catalyst cannot catalyze more than one reaction. Fourth, they are highly specific to temperature. The optimum temperature of their activity is 35 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. They are deactivated at higher temperature. Fifth, their activity is increased in the presence of certain substances known as coenzymes. Sixth number, a small quantity of enzyme catalyst is sufficient for a large change. Seventh, the enzyme activity can be reduced by the presence of certain compounds known as inhibitors. The use of many drugs is based on their action as enzyme inhibitors in the body. अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो एग्जाम्पल्स मैंने जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं, कहाँ पर लिखे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं। जैसे कि केन शुगर है, उसी तरह जैसे ग्लूकोज है, C6H12O6, हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये जाइमेट और दूसरा जो है जैसे स्टार्च बॉडी में स्टार्च होता है, वो डायस्टेज एंजाइम की वजह से ये मार्कोज की कन्वर्ट होता है। डायस्टेज एंजाइम की मदद से मार्कोज की कन्वर्ट होता है। स्टार्च का फार्मूला है C6H12O5 और मार्कोज का फार्मूला है C12H12O5। इनके स्ट्रक्चर में ये मार्कोज जो है मार्टेज एंजाइम तीनों जो कोई मार्टेज एंजाइम ये ग्लूकोज का फार्मूला है। इसी तरह ये यूरिया है, O+C ये वाटर की वजह से और यूरिएट एंजाइम की वजह से ये अमोनिया में कन्वर्ट करता है और आप देखा होगा कि हमारा जो सलाइवा मुंह में जो लार हो देखोगे उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको टाइलिन कहते हैं। टाइलिन का स्पेलिंग होता है PTY। ये जो टाइलिन एंजाइम होता है स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। यानी कि जो डाइजेशन प्रोसेस है, ये डाइजेशन प्रोसेस हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से शुरू होता है और यहाँ से इसोफेगस से होते हुए स्टमक और कोलन तक जाते हैं। ठीक है, जो हमारा जो डाइजेशन है, जो भी हम खाना पीना खाते हैं, जो कुछ हम लेते हैं, तो हमारा डाइजेशन माउथ से शुरू हो जाता है, क्योंकि माउथ में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। सलाइवा लार जो होती है उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और टाइलिन यहीं पर जो है स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे सलाइवा है उसको बेकार नहीं जाना चाहिए। जो बार बार से बार बार इसको करते रहते हैं, उठते रहते हैं, ये कोई गुटखा पान मसाला ये वगैरह खाते हैं, ये सलाइवा बाहर निकल जाता है और फिर डाइजेशन में हमारे इफेक्ट पड़ने लगता है। देखिए ये जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंजाइम की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये सबस्ट्रेट का मतलब ये रिएक्ट है और इस रिएक्ट में ये एक एंजाइम ये लॉ और की का मेथड करता है। ये इसमें फिट होना चाहिए।
ठीक है, ये दोनों अगर ये जो एंजाइम से ये सबस्ट्रेट में अगर फिट हो जाएगा तो ये एंजाइम की सबस्ट्रेट की इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, है ना। और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनने के बाद ये एंजाइम की वजह से ये सबस्ट्रेट और एंजाइम बाहर आ जाएगा। तो ये जो है शायद आपकी बुक में ये डायग्राम बना होगा। तो ये देखिए इसमें जो एग्जांपल्स में हमने पढ़ा ये इन्वर्टेज एंजाइम है। इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में जो केन शुगर है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हुआ। दूसरा जो ग्लूकोज है वो जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। तीसरा स्टार्च जो है वो डाइस्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में माल्टोज में कन्वर्ट हुआ। और माल्टोज फिर जो है माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। इसी तरह यूरिया यूरिएज एंजाइम के प्रेजेंस में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। अब देखिए इस अगर हम स्टमक की बात करें, अपने पेट की बात करें, तो एंजाइम पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। हमारे ये बायोलॉजी का क्वेश्चन ज़्यादा है। हमारे जो स्टमक में है वो पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन को जो है पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। जो हम प्रोटीन खाते हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। वेयर एज इन इंटेस्टाइन एंड पैंक्रियाज, हमारे इंटेस्टाइन में और पैंक्रियाज में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन, TRYPSIN। ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स बाय हाइड्रोलिसिस। ये जो है प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। These amino acids are absorbed by blood, और ये अमीनो एसिड्स ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एंड आर यूज्ड इन द बिल्डिंग ऑफ टिश्यू। और टिश्यू बिल्डिंग में जो टिश्यूज हमारे बॉडी में बनते हैं टिश्यूज बिल्डिंग में ये हेल्प करते हैं। तो यानी कि हमारे स्टमक में देखिए मुंह में माउथ में जो है डायलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर जैसे खाना हमारा पेट में गया तो वहाँ पर जो है पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। और फिर इंटेस्टाइन और पैंक्रियाज में ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और फिर ये अमीनो एसिड्स हमारे ब्लड से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और जो ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद ये अमीनो एसिड जो है टिश्यू बिल्डिंग में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन ये आपने पढ़ लिया जो है कि ये जो एक्टिव साइट्स है इसमें सबस्ट्रेट में एंजाइम फिट हो जाते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जैसा अभी ब्लैक बोर्ड में मैंने बताया। और उसके बाद एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ कैटालिसिस इन इंडस्ट्री। हमारे जो इंडस्ट्री में भी इंडस्ट्री जहाँ पर कॉमर्शियल पर्पज से कोई केमिकल का प्रोडक्शन होता है वहाँ पर जो है कैटलिस्ट भी काम करते हैं। जैसे कि हैबर्स प्रोसेस है, अभी हम आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर अमोनिया मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया के मैन्युफैक्चर की हम बात करेंगे जहाँ पर कॉमर्शियली अमोनिया प्रोड्यूस होती है बनाई जाती है। N2+3H2 2NH3 है। तो इसमें जो है देखिए फाइनली डिवाइडेड आयरन मॉलिब्डेनम एज प्रमोटर्स कंडीशंस। इसमें जो कैटलिस्ट काम करता है वो कौन सा काम करता है, आयरन और मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम आयरन को प्रमोट करता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ क्योंकि मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट ऑफ द कैटलिस्ट है। ये मॉलिब्डेनम जो है कैटलिस्ट का भी कैटलिस्ट है। ये आयरन को जो है प्रमोट करता है और इस अमोनिया का प्रोडक्शन फास्ट हो जाता है। लेकिन वहाँ पर कुछ कंडीशंस है जैसे 200 बार प्रेशर होना चाहिए, 723 to 773 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। अब इस समय तो नाउ अ डेज अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। अब इस समय तो आज की जो कंडीशन है वो आयरन और मॉलिब्डेनम का यूज ना करके एक हम मिक्सचर यूज करते हैं जो आयरन ऑक्साइड का रहता है, पोटेशियम ऑक्साइड का रहता है और एल्यूमिना का रहता है। आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिना, इन तीन चीज़ों का मिक्सचर रहता है। और ये इन तीन चीज़ों का मिक्सचर जो रहता है वो अमोनिया
रिएक्शन में काम करता है। दूसरा जो है एक ओस्टवाल्ड प्रोसेस है, ओस्टवाल्ड OSTWALDS, ओस्टवाल्ड प्रोसेस से हम नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। नाइट्रिक एसिड हमारे लैब में जैसे रहता है ना HNO3 जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, तो HNO3 बनाने का प्रोसेस है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। और ओस्टवाल्ड प्रोसेस में जो है प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टास कैटलिस्ट का काम करता है। कौन सा कैटलिस्ट का काम करता है? प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टास। और टेम्परेचर इसमें 573 केल्विन का टेम्परेचर रहता है, ठीक है ना। तीसरी बात एक कॉन्टेक्ट प्रोसेस है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के को बनाने के लिए एक हमारे पास प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्ट प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो अमोनिया जो है हैबर्स प्रोसेस से बनाया जाता है, नाइट्रिक एसिड ओस्टवाल्ड प्रोसेस से बनाया जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टेक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है। कॉन्टेक्ट प्रोसेस में भी प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस या वैनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट का काम करता है, V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड, और टेम्परेचर 673 टू 723 केल्विन रहता है, 673 टू 723 केल्विन रहता है। इसलिए इन तीन का नाम आपको जानना चाहिए कि हैवर्स प्रोसेस से क्या बनाया जाता है? अमोनिया। ओस्टवाल्ड प्रोसेस से क्या बनाया जाता है? नाइट्रिक एसिड। कॉन्टेक्ट प्रोसेस से क्या बनाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। और इनमें कौन से कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं? इनसे रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब चैप्टर शुरू करेंगे तब हम वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज एंजाइम्स में इतना ही है, और कल हम कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कोलाइडल सोल्यूशन आप पढ़ के घर से आइएगा, ठीक है। टाइम इज गोइंग टू बी ओवर और मैं बंद करने जा रहा हूँ।